एक जो परीक्षा है या परख है उसकी क्या विशेषता है वो हम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट, दो प्रकार की हमने विशेषताएं मानी। कितनी? दो प्रकार की। जो पहली है तकनीकी जो विशेषता है, टेक्निकल विशेषता, दूसरी है व्यवहारिक प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें जो पहली है जो आपकी तकनीकी विशेषता है उसके अंदर देखिए जो वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विवेककारिता है, प्रभावकारिता है और मानक। ठीक है, और एक अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठ मतलब एक रूपता होनी चाहिए, यानी परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े। यानी कोई परीक्षा, एक आपने प्रश्न बनाया, ठीक है, प्रश्न के ऊपर जो अध्यापक है वो जब उस प्रश्न को जांच करेगा तो उसका व्यक्तिगत जो प्रभाव है उस पर नहीं हो, यानी उसके घर के अंदर कोई मानसिक परेशानी है, ठीक है, कोई झगड़ा हो रहा है आस पड़ोस में या उसने किसी से झगड़ा कर लिया तो उस स्थिति का, या फिर वो कल ज्यादा खुश है तो वो ज्यादा नंबर दे दे, ऐसा नहीं। यानी उसका जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो नहीं होगा। परीक्षा का जो प्रश्न है उसको जांच दे सके, यानी व्यक्तिगत प्रभाव अध्यापक का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी उसको पता है अगर उत्तर सही है तो 1 नंबर देगा, अगर उत्तर गलत है तो वो 0 अंक देगा, यानी 0 नंबर देगा। कोई भी जांच करें समान अंक मिले, यानी अगर हम अध्यापक बदल दे, ठीक है, भाई दूसरे अध्यापक से हम कॉपी जांच कराएं तो भी क्या है समान अंक मिले, यानी उसकी विश्वसनीयता और वैधता बनी रहे, यानी वो विश्वास है वो क्या हो और वो कानूनी रूप से वैध हो। यानी कोई भी जांच करे समान अंक दे, यानी सही है तो 1 नंबर और गलत है तो 0 नंबर, यानी किसी व्यक्तिगत जो पर्सनैलिटी है उसका प्रभाव नहीं पड़े उत्तर जांच के समय। ठीक है, इससे ये फायदा होता है कि छात्र है उनको सही उत्तर देने पर पूरे अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने पर 0 अंक मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तुनिष्ठता। फिर है विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी। तो छात्र जो उपलब्धि और बौद्धिक स्तर है वो जो जांचे वही क्या है विश्वसनीय आपका परीक्षण होगा। यानी जो परीक्षा है या परीक्षा या परख जो किसको छात्र की उपलब्धि और बौद्धिक स्तर को जांचे वही क्या है विश्वसनीय। प्लस इसमें क्या हो, पहली बार अगर 10 नंबर आ रहे हैं या ठीक है एक छात्र की कॉपी जांच की गई तो उसके 10 नंबर आ रहे हैं, जब 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार लगातार आप जांचो तो भी क्या है उसके क्या है 10 नंबर ही आए, समान अंक आए लास्ट तक, प्रथम बार से अंतिम तक जब तक आप उसको जांचो तब तक उसके 10 ही नंबर आए। ठीक है, वही क्या है परीक्षण आपका विश्वसनीय होगा। फिर है वैधता, वैलिडिटी, जिस योग्यता का आप मापन कर रहे हो या अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, यानी आपने अगर ज्ञानात्मक पक्ष का बनाया है प्रश्न तो वो ज्ञानात्मक प्रश्न का ही क्या बनेगा, वो मापन करेगा, उसी का मापन करे हुए क्या होगा वैध होगा। यानी आप अगर कौशल से संबंधित प्रश्न कर रहे हो तो कौशल से संबंधित ही वो उत्तर दे रहा है, ठीक है, और उसी का मापन हो रहा है कौशल का, ठीक है, वही क्या हो गया वैध हो गया। इसमें आपने अगर रुचि का अभिरुचि का बनाया है तो वो अभिरुचि को ही जांच करेगा, किसी दूसरे जो कौशल है सॉरी जो उद्देश्य है उसका वो जांच नहीं करेगा। फिर है विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तर दे, ठीक है, यानी प्रश्न में विभेद होने चाहिए, यानी बहुत सारे उसमें प्रश्न होने चाहिए। कोई प्रश्न को क्या एक प्रश्न है वो जैसे मान लो एक प्रश्न है वो प्रतिभाशाली छात्र दे दे उसको उत्तर, दूसरा प्रश्न ऐसा हो कि मंदबुद्धि वाला भी उत्तर दे, ठीक है, तीसरा प्रश्न है वो होशियार वाले दे रहा है, चौथा प्रश्न है औसत जो छात्र है वो दे रहा है, और पांचवा जो प्रश्न है कमजोर छात्र भी दे रहा है। प्रतिभाशाली और होशियार पांचों प्रश्न का जवाब दे देंगे, और जो मंदबुद्धि वाले हैं वो शायद प्रश्न नंबर 2 का ही जवाब दे, होशियार जो बच्चे हैं वो सबका दे रहे हैं, और जो औसत बच्चे हैं शायद मंदबुद्धि वाले और औसत और कमजोर, ये तीन को उत्तर देगा, और फिर जो कमजोर है बेचारा वो तो एक का ही दे पाएगा। ठीक है, ऐसे छात्रों में अंतर कर सके ऐसे प्रश्न करने चाहिए, और ऐसे प्रश्न ही क्या है आपके परीक्षण को क्या बनाए विवेककारी बनाते हैं। यानी प्रश्न के आधार पर हम छात्रों को अलग अलग बांट सकते हैं ताकि हमें पता लगता है कि ये छात्र होशियार है ये कमजोर है। अगर ऐसा इतना आसान पेपर बना दिया ये सारे बच्चे उसको कर ले तो बिल्कुल आपके लिए लाभदायक नहीं है और छात्रों के बीच भी, इसलिए विवेककारी जो प्रश्न पत्र उसको बनाना चाहिए। फिर है प्रमाणीकृत स्टैंडर्डाइज, इसमें देखो पाठ्य वस्तु का चयन, यानी आपने जो पाठ्य वस्तु का चयन किया है वो आपके अनुभव के आधार पर होना चाहिए।
यानी आपका जो अनुभव उसके आधार पर आप पाठ्य वस्तु को चयन करें। प्रशासन अंकन की उपयुक्त विधि अपनाएं, यानी भाई छोटे जो प्रश्न है उनको 1 नंबर देना है, उससे जो लघुत्तम प्रश्न है उनको 2 नंबर देने हैं, निम्नात्मक को 5 या 10 देने हैं, वो सब आप अपनाएं। फिर जो अंकन है वो वस्तुनिष्ठ हो और प्रश्न और जो निर्देश है ये पहले से आप निश्चित करके रखें, पूरी प्लानिंग करके रखें पहले से, वही क्या है एक प्रमाणीकृत परीक्षण बन पाएगा, यानी उसका एक मानक आपने निर्धारित किया है। ठीक है, फिर अगला मानक नाम छात्र क्या है, परीक्षण प्राप्तांक की आप व्याख्या कर सकते। छात्र ने जो प्राप्तांक प्राप्त किए, यानी उसने अगर 60% प्राप्त किए तो आप उसकी व्याख्या कैसे करोगे, आप उसको कहोगे कि फर्स्ट डिवीजन है। अगर कोई बच्चा 48% से और 59.99% अगर लाता है तो उसको आप सेकंड डिवीजन बताओगे, तो यानी आप व्याख्या कर सकोगे, वही क्या है आपका मानक परीक्षण है। समूह के अंदर छात्र की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, यानी आप ग्रुप में कोई बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो 100 में से अगर 25 बच्चे या फिर देखो 50 बच्चे और 25 बच्चे, ये तो क्या है थर्ड डिवीजन आ गए, ये आपके सेकंड आ गए और ये फर्स्ट डिवीजन आ गए। तो ऐसे आप समूह के अंदर ही क्या है बच्चों को बंटवारा कर सकते हो, उनको विभाजित कर सकते हो। शिक्षार्थी उनकी तुलना भी कर सकते हो, भाई ये तो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, ये सेकंड डिवीजन वाले हैं और ये थर्ड डिवीजन वाले। ऐसे ही जो फर्स्ट डिवीजन वाले 60 से ऊपर आएंगे, सेकंड डिवीजन वाले 48 से और 59.99% वाले होंगे। परीक्षण या जो परीक्षा है ये परख है, उसकी जो दूसरी जो विशेषता है व्यवहारिक, उसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहली है उपयोगिता एबिलिटी, दूसरी है ग्राह्यता एक्सेप्टेबिलिटी, प्रतिनिधित्वता रिप्रेजेंटेटिवनेस, चौथा है मितव्ययता इकोनॉमिकल और सौउद्देश्यता प्रपोजनेस। देखो जो उपयोगिता यूटिलिटी है उसको हम देखेंगे तो जो परीक्षण का जो प्रशासन किया जाएगा, यानी आप परीक्षा लोगे, यानी आपने परीक्षा ले ली, ठीक है, तो परीक्षा लेते समय आप ये ध्यान रखोगे जो परीक्षा है वो परीक्षा के प्रश्न वो सरल होंगे, उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हुए होने चाहिए और छात्रों को परीक्षा क्या है सुविधायुक्त लगनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए और सरल रूप से उसका अंकन अध्यापक कर सके, ऐसे आपको परीक्षा बनानी होगी। और साथ में ये जो उद्देश्य बनाते हैं आपने वो उद्देश्यों की पूर्ति भी करें। कौन? आपकी परीक्षा या परीक्षण, यानी आपने परीक्षण किया, प्रशासन किया, उसको चलाया, एक तरह से प्रारंभ किया, तो वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट निर्देश दिए होने चाहिए और छात्रों को सुविधा लगनी चाहिए और सरल अंकन अध्यापक कर सके और वो उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। ये क्या है इसकी व्यवहारिक उपयोगिता होगी, इसकी एक परीक्षण किया परीक्षण। फिर है ग्राह्यता एक्सेप्टेबिलिटी, देखो छात्रों को सभी तरह की क्या होगी, छात्रों को सभी तरह की अवस्था होती है, यानी कब वो कल या फिर कोई सी भी परिस्थिति में बैठे रहे, यानी कैसी भी अवस्था हो या कैसी भी परिस्थिति हो, वो क्या है छात्र उसको ग्राह्य करके यानी ग्राह्य कर सके, यानी उसको अपना सके, यानी जो परीक्षण है ऐसा होना चाहिए छात्र उसको ऐसे माने कि हाँ हमारा ही क्या है परीक्षा है, हमारी ही क्या परीक्षा है या हमारा ही परीक्षण है, छात्र को ये लगे किसी भी अवस्था या परिस्थिति में हुई क्या है उसकी ग्राह्यता हो जाएगी। फिर है प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसमें क्या है जो बड़ा न्यायाधीश है, यानी बड़ा न्यायाधीश यानी एक जनसंख्या है, यानी ये आपका एक जिला है, ठीक है, जिले का एक छोटा सा हिस्सा मान लो इधर वाला, इसका हम 4 भाग कर लिए मान लो, फिर एक छोटा सा हिस्सा है उसका बना दिया, तो ये छोटा वाला जो हिस्सा है ये ही क्या है बड़ा न्यायाधीश माना जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी परीक्षण को या परीक्षा को एक बड़े न्यायाधीश पर प्रशासित करें, यानी उसको परीक्षा ले बच्चों की, ठीक है, तो उद्देश्यों को जो हमने निर्धारित किया है उनको पूर्ण करता है, तो हम ये मानते हैं कि अगर संपूर्ण जनसंख्या पर ये किया गया है, यानी ये जो परीक्षण हमने किया वो क्या है संपूर्ण जनसंख्या पे किया और ये क्या है उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, ठीक है, वही क्या है आपकी प्रतिनिधित्व है, यानी छोटे से बड़ी जनसंख्या का, ठीक है, आपने छोटे जनसंख्या के बराबर कर दिया कि यहाँ पे जो अंक आ रहे हैं, अगर यहाँ पे बच्चों के 10 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ वाली जनसंख्या पूरी एक न्यायाधीश है उसके 10 नंबर आ रहे हैं और जनसंख्या में क्या आएंगे 10 नंबर आएंगे, ये हम मान के चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने न्यायाधीश लिया है और ये क्या है संपूर्ण जनसंख्या में से उनको छांट के लिया है। जिसे व्यवहार के संबंध में
हमने परीक्षण का निर्माण किया है, जिस व्यवहार के संबंध में परीक्षण का निर्माण किया है उसी का मापन करेगा। यानी जो व्यवहार आपने बनाया है, यानी जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है उसी का ये मापन करेगा। इस पर एक न्यायाधीश पर जो क्या है संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हम उसको भी क्या मानेंगे, परीक्षण को भी प्रतिनिधित्व युक्त मानेंगे। फिर है मितव्ययता इकोनॉमिकल। देखो समय, साधन, शक्ति और धन, इन चारों का वो खर्च नहीं करे, व्यय नहीं करे, इनका सदुपयोग हो सके, ऐसा हमें परीक्षण बनाना चाहिए। यानी उसकी गहनता से जांच करनी चाहिए परीक्षण की, और जो अनावश्यक पद है उनको हटा देना चाहिए। यानी ये आवश्यक नहीं है, वही सही नहीं है तो उसको हटा दें, और जो अंकन है उसके लिए उपयुक्त जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाए, और ये क्या है सामूहिक रूप से परीक्षण किया जा सके, ऐसा आपका हो परीक्षण को वो क्या कहलाएगा, मितव्ययी परीक्षण कहलाएगा। फिर है सादृश्यता, प्रपोजिवनेस, यानी या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके होने चाहिए। यानी आपने पाठ्य वस्तु है उसका विश्लेषण करोगे आप, ठीक है, यानी आपने जो पढ़ाया है जो सिलेबस उसका आप क्या करोगे, विश्लेषण करोगे। विश्लेषण के आधार पर आप परीक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करोगे। यानी कोई भी कार्य करते हैं हम बिना उद्देश्य के या लक्ष्य के नहीं करते, इसलिए जो परीक्षा का निर्माण करेंगे या फिर परीक्षा की जो विशेषता है उसके अंदर उद्देश्य को जरूर हम शामिल करेंगे। यानी इंसान कोई भी कार्य करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसलिए जो परीक्षा है या प्रश्न पत्र है, परख है, परीक्षण है, इन सब का एक उद्देश्य होना ही चाहिए।